तो फ्रेंड्स वेरी वार्म एंड वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेटल फॉर्मिंग और उसमें हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन, मतलब हम वो वाले टॉपिक्स कुछ हम इस इंट्रोडक्शन की सीरीज में हम डिस्कस करेंगे जो हमें एक बेस चाहिए मेटल फॉर्मिंग को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज़ है, इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन के बारे में। हालांकि मतलब मैं आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में काफ़ी डिटेल के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के सब्जेक्ट में पढ़ा चुका हूँ, बट स्टिल एक हल्का सा एक क्विक रिकैप मैं आपको देना चाहूंगा। तो बेसिकली फ्रेंड्स स्ट्रेस क्या होता है, इट सिंपली लोड डिवाइड बाय एरिया। मतलब एक बेसिक इन्फो मैं आपको सारी देता हूँ जो मैं ऑलरेडी आपको सोम में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होता है, लोड डिवाइडेड बाय एरिया। स्ट्रेन क्या होता है, दैट इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या चीज है, स्ट्रेस इज बेसिकली लोड जो आप फोर्स लगा रहे हो डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, और स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। यहां तक आपको समझ आ गया। ठीक है, अब बेसिकली क्या चीज है, स्ट्रेस भी दो तरह के होते हैं, स्ट्रेन भी दो तरह के होते हैं। एक होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन, एक होता है ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन। ठीक है, तो दो टाइप्स के स्ट्रेस और स्ट्रेन दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन, जिसके बारे में हम इस सेशन के अंदर बात करेंगे। दूसरा होता है ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन। अब ये बेसिकली क्या चीज है, क्या जब आप यहां पर मैं आपको कहा स्ट्रेस है लोड डिवाइड बाय एरिया, जब आप ये एरिया बेसिकली इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है जब ये, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, दैट इज बेसिकली लोड डिवाइडेड बाय ओरिजिन इनिशियल एरिया। ठीक है, इनिशियल एरिया। ठीक है ना। ऐसे ही जो स्ट्रेन है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन की अगर हम बात करें, ये क्या है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। जो इनिशियली थी, ओरिजिनली जो शुरुआत में जो थी, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। अभी चेंज इन लेंथ क्या है, दैट इज बेसिकली लेंथ फाइनल माइनस लेंथ इनिशियल। ये क्या है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। ठीक है, तो ये क्या है, ये है हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेन। समझ आ रहा है। ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन के बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज सच्चाई है कि ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा इस मेटल फॉर्मिंग वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ गया। ठीक है, तो अब बेसिकली ये जो पॉइंट्स देखिए, अगर आप पुराने पढ़ रहे हैं, पिछले कई सब्जेक्ट्स आप पढ़ चुके हैं, आप जानते हो कि बोर्ड के ऊपर छोटा छोटा लिखा है, आपके लिए नहीं होता है, मेरे लिए होता है कि मुझे ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ाने। अगर आपकी स्क्रीन पे ये चीजें नहीं नजर आ रही तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो हमें स्ट्रेस पता लग गया, स्ट्रेन पता लग गया। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन कर्व की हम बात करेंगे। ठीक है, तो मतलब 2008 की बात है, 2008 में मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मतलब लेक्चरर था, और वहां पर मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाता था और सोम लैब का इंचार्ज था। तो वहां पर सोम लैब के अंदर हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ को निकालने के लिए अल्टीमेट यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के ऊपर। ठीक है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के ऊपर, यूटीएम मशीन के ऊपर। तो बेसिकली होता क्या है, उस मशीन के अंदर आप लोड अप्लाई करते हो, आप एक स्पेसिमेन लेते हो, ठीक है, आप उसको मतलब जैसे पकड़ते हो, इस तरह से आप लोड अप्लाई करते हो, उसको खींचते हो। ठीक है, तो एक लेंथ आप मार्क कर लेते हो जिससे हम गेज लेंथ बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे से आप उस स्पेसिमेन को खींच रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, वो जो स्पेसिमेन वो एलोंगेट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर यहां पर आप एक ग्राफ मशीन से निकल के आता है। बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं, एक ग्राफ मशीन से ड्रॉ होके प्रिंट आउट निकल के आता है उसके अंदर, और यहां पर क्या होता है, एलोंगेशन की लेंथ में कितना फर्क आया है। और यहां पर क्या चीज है, यहां पर है फोर्स, जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो इस एलोंगेशन को प्राप्त करने के लिए। ये चीज आपको समझ आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली जो वर्क पीस है हमारा, वर्क पीस हमने उसे मतलब जैसे ऊपर से और नीचे से उसमें पकड़ लिया। ठीक है, अब आप फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, अब आप फोर्स लगा रहे हो, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप इसके एलोंगेशन, ये जो इनके बीच की इसकी लेंथ को आप इंक्रीज कर रहे हो, और उस लेंथ को इंक्रीज करने के लिए कितनी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो वो यहां पर प्लॉट होती है। समझ आए। तो ये फोर्स और एलोंगेशन के बीच का कर्व है। अब कहानी में ट्विस्ट कहां आता है कि हमने इंजीनियरिंग स्ट्रेस हमने बोला इट इज फोर्स डिवाइडेड बाय इनिशियल एरिया, जो कि एक कांस्टेंट है। ऐसे ही
चेंज इन लेंथ, इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। ठीक है, तो यहां पर भी आप चेंज इन लेंथ को भी एक कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर रहे हो, फोर्स को भी आप एक कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करते हो, तो जो ग्राफ जो निकल के आया है मशीन से फोर्स और एलोंगेशन के बीच में, वही ग्राफ हमें मिलता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बीच में। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप फोर्स को भी एक कांस्टेंट से डिवाइड कर रहे हो, डिवाइडेड बाय इनिशियल एरिया, और जो चेंज इन लेंथ है उसे भी आप एक इनिशियल कांस्टेंट लेंथ से आप डिवाइड कर रहे हो। सो दिस गिव्स मी माय इंजीनियरिंग स्ट्रेन, और यहां पर क्या आ गया हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस। ये चीज यहां तक समझ आ रहा है? ठीक है, और वो जो ग्राफ है, अगर हम माइल्ड स्टील की अगर हम बात करें, माइल्ड स्टील की अलग अलग चीजों की इसमें अलग अलग ग्राफ आते हैं, डक्टाइल के लिए ग्राफ अलग है, ब्रिटल के लिए अलग है, उससे भी जैसे अगर हम माइल्ड स्टील की अगर हम बात करें तो उसके अंदर उसका जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार हमें मिलता है, इस तरह से, लाइक दैट, ये कुछ इस तरह का ग्राफ हमें मिलता है। ठीक है, तो आइए इस ग्राफ के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, लाइक दैट, ये। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। बड़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, और सही बताऊं तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है इंटरव्यूज के अंदर। तो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट ए, ठीक है, ए, ठीक है, ये क्या है, दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। ठीक है, ये क्या चीज है, दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। ये यहां से लेकर यहां तक ये पॉइंट क्या है, ए। बेसिकली इस रेंज में क्या होता है, strain is proportional to stress producing it, and that's what is known as Hooke's law. Hooke's law, ठीक है, वो क्या कहता है कि stress is proportional to strain producing it. तो stress is proportional to strain आ रहा है, ठीक है, तो आप इस proportionality के साइन को बदलते हो इक्वालिटी के अंदर by multiplying it with a constant. So stress is equal to constant multiplied by strain, और जो ये constant है जो इससे हमने multiply किया यहाँ पे, this is what is known as Young's modulus, ठीक है, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये कांस्टेंट क्या है, ये है यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहां तक आपको समझ आ रहा है? ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली स्टिफनेस इंडिकेट करता है उस मटेरियल की, मतलब जिसके जितना ज्यादा स्टिफनेस होगी, जितना ज्यादा यंग्स मॉडुलस होगा, जितना ज्यादा उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, मतलब तीनों चीजें एक ही है, ये ई, कैपिटल ई कांस्टेंट है ये। ठीक है, जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी उतनी ज्यादा फोर्स आपको लगानी पड़ेगी टू प्रोड्यूस सेम स्ट्रेन, मतलब दो शेप सेम है पर मटेरियल दोनों वर्क पीसेस के स्पेसिमेन के अलग अलग है, आप उस पर लोड लगा रहे हो। ठीक है, तो जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा टू गेट सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेन, ठीक है, आपको जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है उस पर ज्यादा लोड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या चीज है, पॉइंट ए, ये सबसे पहला पॉइंट है, दिस इज प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, यहां तक हुक्स लॉ वैलिड है, स्ट्रेस स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहते हैं, यहां तक समझ आ रहा है? उसके बाद आ गया पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट बी, दिस इज इलास्टिक लिमिट। ये क्या है, इलास्टिक लिमिट। अभी इलास्टिक लिमिट क्या है कि यहां तक जो भी डिफॉर्मेशन होती है, अगर आप लोड को रिमूव कर दोगे तो वो जो डिफॉर्मेशन है वो खत्म हो जाएगी, जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो अपने ओरिजिनल स्टेट में वापसी आ जाएगा। द बेस्ट एग्जांपल इज रबर बैंड। ठीक है, अगर आप रबर बैंड को थोड़ा बहुत अगर आप स्ट्रेच करते हैं, विद इन लिमिट्स अगर आप स्ट्रेच करते हो, तो जैसे आप लोड को हटाओगे वो अपने ओरिजिनल शेप में वापसी आ जाएगा। पर अगर रबर बैंड को आप ज्यादा स्ट्रेच कर दोगे, एक लिमिट से ज्यादा स्ट्रेच कर दोगे, तो उस रबर बैंड के अंदर जो डिफॉर्मेशन आती है इट इज परमानेंट इन नेचर, मतलब लोड के हटाने पे वो डिफॉर्मेशन, मतलब वो वापसी तो आएगा पर वो ओरिजिनल स्टेट में वापसी नहीं आएगा, इनिशियल स्टेट में वापसी नहीं आ पाएगा, कुछ डिफॉर्मेशन उसमें परमानेंट रह जाएगी। तो मैंने क्या बोला, जब आप एक लिमिट से ज्यादा डिफॉर्म करते हो तो ऐसा होता है। वो लिमिट कौन सी, दैट लिमिट इज इलास्टिक लिमिट। वो लिमिट क्या है, इलास्टिक लिमिट। तो पॉइंट ए, ये क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, मतलब सिग्मा इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। ठीक है, ये तो है हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट। बी क्या है, इलास्टिक लिमिट। यहां तक जो डिफॉर्मेशन आ रही है वो इलास्टिक है। ठीक है, जैसे ही लोड रिमूव करोगे वो डिफॉर्मेशन जो आ रही है वो भी खत्म हो जाएगी, जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापसी आ जाएगा। अगर आप इससे ज्यादा, अगर पॉइंट बी को आप क्रॉस कर जाते हो, अगर आप इससे ज्यादा अगर डिफॉर्म कर रहे हो किसी चीज को, इससे ज्यादा अगर आप लोड लगा रहे हो, ठीक है, इससे ज्यादा अगर आप स्ट्रेन पैदा कर रहे हो, डिफॉर्म कर रहे हो, तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में कभी वापस नहीं आ पाएगा। उसके अंदर कुछ एक ऐसी डिफॉर्मेशन आएगी
विच इज परमानेंट इन नेचर, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। एक है इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो अपना मतलब रिमूव हो जाती है लोड के हटने पर, और एक है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विच इज परमानेंट इन नेचर। यहां तक समझ आ रहा है आपको? ठीक है। देन वी हैव सी एंड डी। सी क्या चीज है? दैट्स अपर यील्ड पॉइंट, और डी क्या है? लोअर यील्ड पॉइंट। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि आप स्पेसिमेन को पकड़ते हो, आप बटन बेसिकली उस यूटीएम मशीन के अंदर प्रेस करते हो, और वो जो स्पेसिमेन आप एलोंगेट करना शुरू कर रहे हो। आपने कुछ गौर किया कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पर आप यहाँ पर डिफॉर्मेशन स्ट्रेन आप यहाँ पर पुट कर रहे हो। तो बेसिकली जब भी एक्स वाई डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस पे वो पैरामीटर होता है जो हमारे हाथ में होता है, और वाई एक्सिस पे वो पैरामीटर होता है जो वैल्यू निकल के आ रही है। तो बेसिकली क्या कर रहे हो आप? इस स्पेसिमेन को पकड़ के आप खींच रहे हो, आप इसे एलोंगेट कर रहे हो, एंड ऑन द वाई एक्सिस वी आर ड्रॉइंग। हम ये बेसिकली वहां पर प्लॉट कर रहे हैं कि कितनी फोर्स हमें लगानी पड़ रही है इस स्पेसिमेन को एलोंगेट करने के लिए। मतलब जो फोर्स है वो हमारा आउटपुट है, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज है? अब यहाँ पर बेसिकली क्या है कि और एलोंगेट करना है और लोड लगा रहे हो, और एलोंगेट करना है तो और लोड लगा रहे हो। पर इस पॉइंट पे पहुंच के क्या होता है कि मतलब आप ऑब्जर्व करते हो कि आपको काफी सब्सटेंशियल, काफी मतलब खुली मात्रा में, काफी ज्यादा मात्रा के अंदर आपको स्ट्रेन मिलता है, आपको डिफॉर्मेशन मिलती है, बट यू डोंट नीड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, यू डोंट नीड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फोर्स। ठीक है, मतलब यहां पर क्या हो रहा है? यहां से यहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो आप? बेसिकली आपको और ज्यादा डिफॉर्मेशन चाहिए और स्ट्रेन चाहिए, आप लोड की वैल्यू को और इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, पर यहां पर जाके आप ऑब्जर्व करते हो कि बिना लोड को इंक्रीज करे आपको काफी ज्यादा जो है स्ट्रेन जो है वो काफी ज्यादा डिफॉर्मेशन आपको मिल रही है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज नोन एज यील्ड पॉइंट। ये क्या है? यील्ड पॉइंट। ठीक है, तो ये आ गया अपर यील्ड पॉइंट, ये आ गया लोअर यील्ड पॉइंट। कुछ मटेरियल्स के अंदर ये चीजें, ये दोनों यील्ड पॉइंट सेपरेटली क्लियरली विजिबल होते हैं, कुछ में नहीं होते। ठीक है, उसके बाद फिर से अगेन क्या हो रहा है, अब आगे चल के हम पढ़ेंगे, आगे के लेक्चर्स के अंदर, इंट्रोडक्शन के वाली सीरीज के अंदर ही हम पढ़ेंगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग। बेसिकली क्या चीज है कि जैसे से आप किसी मटेरियल को स्ट्रेन कर रहे हो, आप उसे डिफॉर्म कर रहे हो, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। ठीक है, सो स्ट्रेन हार्डनिंग का फिनोमेना आगे हम चल के पढ़ेंगे कि ये क्या चीज है। ये एक्शन में आता है और धीरे धीरे जो स्ट्रेस वैल्यू आपकी इंक्रीज करती है, और वो जो स्ट्रेस है वो एक मैक्सिमम तक पहुंचता है। ठीक है, एंड इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस है, इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस है, दैट इज व्हाट इज नोन एज यूटीएस, दैट इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। यूटीएस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस जो हमारा मटेरियल सहन कर सकता है। मतलब ये हम किसको देख के वैल्यू निकाल रहे हैं? इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेन का जो कर्व है उससे हम ये वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप ऑब्जर्व करते हो कि इस मैक्सिमम स्ट्रेस को सहन करने के बाद उसके बाद जो स्ट्रेस वैल्यू गिरना शुरू हो जाता है, एंड फाइनली एट द पॉइंट एफ जो हमारा वर्कपीस है, जो स्पेसिमेन है, वो टूट जाता है, वो रप्चर हो जाता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गई? तो बेसिकली दिस इज अवर इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, तो एक बड़ा मतलब अगर मैंने आपको यहां तक अगर बता दिया तो कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता हूं कि यहां पर बेसिकली जो स्ट्रेस है उसकी वैल्यू ड्रॉप करनी क्यों शुरू हो गई है। ठीक है, एक्चुअल में सच्चाई है कि जो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है वो थोड़ा एक भ्रम सा है, दैट्स नॉट द करेक्ट थिंग। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा कि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, और उसके बाद स्ट्रेस वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू हो गई है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। ठीक है, प्रैक्टिकली एक्चुअली यहाँ पर दिक्कत कहाँ पर आ रही है? क्या कि हाँ, ये बेसिकली ग्राफ है इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन का, और इंजीनियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू होती है लोड डिवाइडेड बाय इनिशियल, जो ओरिजिनल इनिशियल एरिया था वो वाला। ठीक है, पर यहां पर बेसिकली इस पॉइंट ई से, ये भी एक क्वेश्चन है एग्जाम का, इंटरव्यू का, कि एक फिनोमिना शुरू होता है ई पॉइंट पर, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज नेकिंग। इसे क्या बोलते हैं? नेकिंग। क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम के अंदर कि नेकिंग कहां शुरू होती है? नेकिंग शुरू होती है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसके बाद। ठीक है, इस पॉइंट से नेकिंग शुरू होती है, इस पॉइंट से। ठीक है, इस पॉइंट से हमारी नेकिंग जो है वो शुरू होगी। ठीक है, इससे पहले होती है यूनिफॉर्म एलोंगेशन। यूनिफॉर्म एलोंगेशन इस रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर होती है यूनिफॉर्म एलोंगेशन, और उसके बाद होती है नेकिंग। और इस पॉइंट पे तो हम जानते ही हैं क्या हो जाता है? फ्रैक्चर, टूट जाता है कंपोनेंट। ठीक है, तो इस रीजन के अंदर हो रही है नेकिंग। तो नेकिंग किस पॉइंट पे शुरू हो रही है? नेकिंग इस ई पॉइंट पर शुरू हो रही है।
ठीक है। तो नेकिंग बेसिकली क्या है, एक्चुअली क्या चीज है कि जैसे ये हमारा वर्क पीस है, ये ठीक है, ये हमारा वर्क पीस है आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो क्या है, ये जो वर्क पीस है ये एलोंगेट हो रहा है, ठीक है, ये इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है, पर वो जो एलोंगेशन आ रही है वो यूनिफॉर्मली मिल रही है। मतलब यहां पर इसमें जैसे सारे में डायमीटर की वैल्यू सेम है, ऐसे ही यहां पर भी डायमीटर की वैल्यू सेम है, जो एलोंगेशन है वो यूनिफॉर्म हो रही है, यूनिफॉर्मली, ठीक है। पर इस ई पॉइंट के बाद क्या होता है कि कहीं पर कोई डिफेक्ट होगा इस वर्क पीस के अंदर, या कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर ये कमजोर है, ठीक है, तो क्या होगा, वहां से जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो कम होना शुरू हो जाएगा किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर। पहले क्या हो रहा था, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है पूरे के पूरे वर्क पीस का, ठीक है, मतलब बेसिकली मैं इसे खींच रहा हूं, इसकी लेंथ बढ़ रही है, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, ठीक है, मटेरियल तो उतना ही रहेगा, ठीक है ना, मतलब वॉल्यूम तो थोड़ा चेंज कर सकते हैं, खैर उतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट द थिंग इसके मटेरियल तो उतना ही है, अब आप इसको एलोंगेट कर रहे हो, ठीक है, तो क्या है, इसका डायमीटर कम हो जाएगा, ठीक है। पर नेकिंग में क्या होता है कि ये जैसे ये और एलोंगेट हो रहा है तो यहां पर बीच का एक हिस्सा आ रहा है जहां से ये मतलब थिन होना शुरू हो गया है, लाइक दैट, इस तरह से ये चीज, ठीक है, बीच का एक हिस्सा है जहां से इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया है, दैट इज व्हाट इज नोन एज नेकिंग, ठीक है। इससे पहले इस रीजन के अंदर यूनिफॉर्म एलोंगेशन, सारे में एलोंगेशन यूनिफॉर्म आ रही है, इससे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले पॉइंट को क्रॉस करने के बाद क्या हो रहा है कि मतलब कोई एक ऐसा क्रॉस सेक्शन होगा जहां पर मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया बाकियों कंपैरिजन में ज्यादा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, काफी कम होना शुरू हो गया। यहां तक आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये जो नेकिंग का फिनोमेना है ये इस ई पॉइंट पर शुरू होता है और धीरे धीरे करके जैसे आप खींच रही हो इस क्रॉस सेक्शन पे और पतला होता चला जाएगा, फाइनली मतलब ऊपर और नीचे मतलब ये दोनों जो वर्क पीस हैं ये टूट जाएंगे, ये चीज, ये नीचे वाला अलग हो गया, ऊपर वाला अलग हो गया, बीच में एक पॉइंट से वो टूट गए। समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। तो अक्सर जैसे मतलब इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो स्ट्रेस वैल्यू है वो डिक्रीज क्यों कर रही है, एक्चुअली वो सच्चाई है कि स्ट्रेस वैल्यू डिक्रीज नहीं कर रही है। ये जो एक्चुअल पिक्चर है ये हमें पता चलेगी ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन डायग्राम में, ठीक है। तो हो ये रहा है स्ट्रेन हार्डनिंग की वजह से क्या फिनोमेना है, अभी आगे के लेक्चर्स में हम बात करेंगे। जैसे आप मटेरियल को डिफॉर्म करते हो मटेरियल की स्ट्रेंथ और इंक्रीज करती है, ठीक है। तो सच्चाई है कि मटेरियल की स्ट्रेंथ कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज ही कर रही है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है मटेरियल की स्ट्रेंथ, मटेरियल की स्ट्रेस वैल्यूज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, बट द प्रॉब्लम इज कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। और यहां पर हमने मतलब मैंने आपको कहा था कि ये बेसिकली जो हमारी वो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है उससे क्या निकल के आता है, उससे यहां पर फोर्स निकल के आती है, फोर्स कि कितना फोर्स हम वो क्या नाप रही है, मशीन क्या नाप रही है, वो फोर्स नाप रही है, ठीक है। अब हो ये रहा है क्या कि फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। अब स्ट्रेस को सहन करने की क्षमता मटेरियल की इंक्रीज कर रही है बिकॉज ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग, बट द क्रॉस सेक्शन एरिया इट इज डिक्रीजिंग, मतलब स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज कर रही है और क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज कर रहा है। पर ओवरऑल अगर आप कंपेयर करें तो स्ट्रेन हार्डनिंग की वजह से स्ट्रेस तो थोड़ा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, जो वो स्ट्रेस सहन कर सकता है वो तो थोड़ा इंक्रीज कर रहा है, पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके डिक्रीज करने का रेट जो है, रेट वो काफी ज्यादा है। एज अ रिजल्ट ओवरऑल जब कंप्लीट ओवरऑल पिक्चर निकल के आती है वो ये कि मटेरियल जो लोड सहन कर सकता है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। समझ आ रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो एक्चुअल में जो स्ट्रेंथ है मटेरियल की वो इंक्रीज ही कर रही है, पर क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज्यादा कम हो गया है। क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया इस वजह से जो मटेरियल है वो कम लेस लोड कैरी कर पा रहा है। अब उस लेस लोड को जब आप एक इनिशियल, उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है, इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड करते हो तो आपको लगता है कि स्ट्रेस वैल्यू डिक्रीज कर गई है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई मतलब ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ जा रहा होता है, ये चीज, और इस पॉइंट पे आके वो टूट जाता है। समझ आ गया यहां तक, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये नेकिंग का फिनोमिना मतलब अब आपको समझ आ गया होगा। शुरू कहां होता है, ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले इस पॉइंट पे शुरू होता है। मतलब यकीन मानिए दिस कर्व इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
समझ आ रहा है यहाँ तक आपको? ठीक है, मतलब मैं जानता हूँ कि मेटल फॉर्मिंग का जो टॉपिक है मतलब जनरली ये स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत देता है, पर आप मेरी इस सीरीज के सभी वीडियोस को देख लीजिए, आपको मेटल फॉर्मिंग में लाइफ में कभी भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और एग्जाम में, इंटरव्यू में आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप उन हर क्वेश्चन को बड़ी आराम से टैकल कर लोगे, उसका बहुत ही आराम से सही जवाब दे दोगे। किसी भी न्यूमेरिकल को आप बड़ी कन्वीनियंटली सॉल्व कर लोगे, सही आंसर निकाल दोगे, मेरा मनीष जिंदल का आपसे वादा है। द ओनली थिंग इज आप शांति से इस पूरी सीरीज को मेटल फॉर्मिंग की आप देख लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए, जो भी डेरिवेशंस वगैरह मैं करवाऊंगा आप उसे खुद करके देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कीजिएगा, फॉर्मूले सब याद कर लेना, वैसे तो खुद ड्राइव करके देखोगे तो याद हो जाएंगे। बाकी वैसे इसमें काफ़ी सारे फॉर्मूले ऐसे भी होंगे जो हम सीधा ही लिख लेंगे कि ये बुक में मेंशन है, एम्पेरिकली है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, या रिसर्च पेपर्स के अंदर होगा, हमारे लेवल पे हमें इसकी जरूरत नहीं है, जो भी है मतलब ठीक है, जैसा मैं कराऊंगा उतना कर लो, मेटल फॉर्मिंग तुम्हारा बड़े आराम से तैयार हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है, तो ये हमने बात करी इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ग्राफ मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, ठीक है, पहले तो मैं देख लूँ कि मुझे आपको कराना क्या क्या, कोई टॉपिक रह ना जाए। ठीक है, इससे मैं लिस्ट बना के रख लेती हूँ, मैंने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ा दिया, कर्व पढ़ा दिया। अब आइए मैं आपको बताता हूँ प्रूफ स्ट्रेस के बारे में। प्रूफ स्ट्रेस मे बी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में आपने टर्म पढ़ी हो, प्रूफ स्ट्रेस। अब ये बेसिकली क्या चीज है, क्या कि अब जैसे मैंने यहां पर कहा कि आपको यील्ड स्ट्रेस जो है वो बिल्कुल क्लियरली आपको नजर आ रहा है, यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू आपको क्लियरली नजर आ रही है। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले बताया था इलास्टिक प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर इलास्टिक लिमिट, फिर यील्ड स्ट्रेस, वो भी अपर और लोअर, तो 4 पॉइंट है। पहला प्रोपोर्शनल लिमिट, दूसरा इलास्टिक लिमिट, तीसरा यील्ड स्ट्रेस, और चौथा था हमारा यील्ड भी अपर और लोअर। ठीक है, अब सच्चाई है कि जब आप बुक्स में देखोगे ना, मतलब न्यूमेरिकल्स वगैरह आप सॉल्व करोगे तो सिर्फ 2 ही तरह के स्ट्रेसेस हैं, सिर्फ 2 तरह के जो आपको न्यूमेरिकल में दिए जाते हैं। एक है यील्ड स्ट्रेस और दूसरा है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, समझ आ रहा है आपको ये चीज? ठीक है, सिर्फ 2 ही स्ट्रेसेस। एक्चुअली उसका कारण ये है कि जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट या इलास्टिक लिमिट या फिर यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, और हम इन तीनों पॉइंट्स को प्रैक्टिकली कह रहा हूं, प्रैक्टिकली इंटरव्यूज में वाइवास में नहीं कह रहा, पर प्रैक्टिकली हम इन तीनों पॉइंट्स को मतलब एक ही पॉइंट से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज यील्ड स्ट्रेंथ। समझ आ रही है चीज आपको? क्लियर हो रही है चीज आपको? ठीक है, तो मतलब जब भी आपने सोम के कहीं पे भी न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व किए होंगे, आपने कभी भी क्वेश्चन में कभी भी नहीं पढ़ा होगा कि इसकी प्रोपोर्शनल लिमिट इतनी है या इसकी इलास्टिक लिमिट इतनी है। ठीक है, हम बस एक ही उस क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या दे रखा होता है, या फिर यील्ड स्ट्रेंथ दे रखा होता है, ठीक है, या फिर क्या दे रखा होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको दे रखी होती है। बस सिर्फ यही 2 स्ट्रेस वैल्यूज है जो हम न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करते हैं। तो यील्ड स्ट्रेंथ जो है हम इसी को हम प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट मान लेते हैं, इसी को हम इलास्टिक लिमिट मान लेते हैं, और यील्ड स्ट्रेंथ तो ये हमारी है। ठीक है, तो बेसिकली ये वो पॉइंट है यील्ड स्ट्रेंथ, प्रैक्टिकली ये वो पॉइंट है जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में डिफरेंशिएट करता है। यील्ड स्ट्रेंथ मतलब हम ये मान के चलते हैं कि यील्ड स्ट्रेस को जब आप क्रॉस करते हो उसके बाद जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है दैट इज प्लास्टिक इन नेचर, वो परमानेंट होती है। तो एक तरह की बॉर्डर लाइन आप कह सकते हो ये बॉर्डर लाइन है बिटवीन द इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अगर स्ट्रेस वैल्यूज यील्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गई तो जो डिफॉर्मेशन होगा दैट विल बी परमानेंट इन नेचर। उसके बाद जो डिफॉर्मेशन है, उससे पहले का डिफॉर्मेशन तो रोल बैक हो जाता है, पर उसके बाद का जो डिफॉर्मेशन है दैट इज परमानेंट इन नेचर। समझ आ रहा है यहां तक आपको? ठीक है, तो मतलब तीनों पॉइंट्स को एक ही से डिनोट करते हैं, दैट्स यील्ड स्ट्रेंथ। प्रैक्टिकली हम ऐसे करते हैं। ठीक है, इंटरव्यू के लिए तीनों अलग अलग पॉइंट है, तीनों का अलग अलग सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अब क्या चीज है कि कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर आपको क्लियरली यील्ड स्ट्रेंथ, जैसे मैंने कहा कि वो पीक बन रही है, इस तरह से ऊपर से नीचे जा रही है और यूं इस तरह से कर्व बन रहा है। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिनके अंदर इस तरह से क्लियर डिफरेंशिएशन यील्ड स्ट्रेंथ का नहीं हो पाता, यील्ड पॉइंट का नहीं हो पाता। तो ऐसे मटेरियल्स के लिए मतलब हमने कंसेप्ट डेवलप किया है प्रूफ स्ट्रेस का। ठीक है, अब जैसे सपोज कीजिए कि मतलब कुछ इस प्रकार है डायग्राम,
दिस इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस, दिस इज इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ठीक है। और कुछ इस प्रकार है डायग्राम, इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर आपको क्लियरली नजर नहीं आ रहा कि कहां पे इलास्टिक है और कहां पे प्लास्टिक है, तो उसके लिए मतलब हम क्या करते हैं, हमने प्रूफ स्ट्रेस, क्या बोला मैंने, प्रूफ स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस, एक ऐसा पॉइंट हमने डिफाइन किया जहां पर जो हमारा मतलब वर्क पीस है, जो हमारा मटेरियल है, वो हमारी इलास्टिक लाइन से डेविएट कर रहा है, डेविएट कर रहा है बाय अ स्ट्रेन ऑफ 0.002 और 0.2%। ये चीज समझ आ रहा है? मतलब मैंने आपको बोला था कि अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट तक क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब प्रोपोर्शनैलिटी मतलब इट विल गिव अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, कहां तक, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक। उसके बाद आता है इलास्टिक लिमिट, उसके बाद आता है यील्ड पॉइंट। और मैंने कहा आपको कि तीनों पॉइंट्स मतलब ऑलमोस्ट सेम से ही हैं, एक दूसरे के बहुत करीब हैं डायग्राम के अंदर, ठीक है। और मैंने आपको यह भी कहा था कि इन तीनों की वैल्यू हम यील्ड स्ट्रेंथ के बराबर ले लेते हैं, कहा था ना, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज है, मतलब मैं जानता हूं मैं गलत कह रहा हूं, इट इज रॉन्ग, आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि यील्ड स्ट्रेंथ तक क्या होगा कि जो हमारा स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। एंड इट विल फॉलो स्ट्रेट लाइन ग्राफ, समझाने के लिए कह रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या चीज है, ये हमने इनिशियल यहां पर ये हमने ये देख रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, वी आर ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन, हमने ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर ली है, वी आर ड्रॉन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ये क्लियरली आप देख सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन से जो हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन का जो ग्राफ था, जो ये स्ट्रेट लाइन हमने ये ड्रॉ की है, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन से जो हमारा एक्चुअल कर्व है वो डेविएट कर गया, वो डेविएट कर गया, ठीक है। अब वो डेविएशन की वैल्यू जिस पॉइंट पर 0.2% है, दैट पॉइंट इज, हम उसे मान लेंगे हमारा यील्ड पॉइंट, हम उसे मान लेंगे हमारा प्रूफ स्ट्रेस, ठीक है। ऐसी जगहों पर हम यील्ड पॉइंट कैसे प्रूफ स्ट्रेस के कंसेप्ट से हम निकालते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो प्रूफ स्ट्रेस है ये हमारे इलास्टिक और प्लास्टिक रीजन को डिफरेंशिएट कर रहा है, समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज है कि जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है, इनके बीच में जो स्ट्रेन का जो डिफरेंस है वो कितना है, 0.002, वो कितना है, 0.002। ये चीज समझ आ रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली अब इसको करना कैसे है, ध्यान से सुनिएगा, इसको करना कैसे है। यहां पर ओरिजिन है हमारे पास, ठीक है। यहां से आप स्ट्रेन वैल्यू प्लॉट करोगे, यहां पर दिस इज स्ट्रेन, एक्स एक्सिस पे क्या है, स्ट्रेन है, आप यहां पर प्लॉट करोगे कितनी स्ट्रेन वैल्यू, ये कितनी है, 0.002, ठीक है, 0.002, ये स्ट्रेन आपने प्लॉट कर लिया, ठीक है। अब यहां से आप स्ट्रेट लाइन ये ड्रॉ करोगे पैरेलल टू द अवर स्ट्रेस स्ट्रेन का जो ये कर्व है, स्ट्रेट लाइन है उसके, ठीक है। तो अब इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इस जो हमारी हुक्स लॉ वाली जो लाइन है, हुक्स लॉ वाली लाइन है, जो इस हुक्स लॉ वाली स्ट्रेट लाइन के पैरेलल मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, जो हमारी इस पॉइंट से पास कर रही है, कौन से पॉइंट से, 0.002 स्ट्रेन वाली, यानी 0.2% स्ट्रेन वाली, ठीक है। तो ये मैंने लाइन ये मैंने ड्रॉ कर दिया लाइक दैट, इस तरह से, ये चीज ये हमने इसके पैरेलल ड्रॉ की, ये इसके पैरेलल ड्रॉ की, समझ आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ किया, ये पैरेलल है, इस दोनों लाइंस के बीच में, इन दोनों लाइंस के बीच में, इन दोनों लाइंस के बीच में स्ट्रेन का कितना डिफरेंस है, कितना ऑफसेट है, 0.2% का, कितना ऑफसेट है, 0.2% का, ये चीज यहां तक समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा एक्चुअल जो कर्व है वो इस पॉइंट पे काट रहा है, इस पॉइंट पे, ये देख रहे हो, ये इस पॉइंट पे काट रहा है, यानी कि दिस इज द पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहां पर हमारे इस हुक्स लॉ वाली जो ये स्ट्रेट लाइन है उससे जो डेविएशन है, डेविएशन इट इज 0.2%, या थोड़ा सा गौर करना है, ये परसेंट है और ये 0.002 है, ये परसेंट नहीं, ये वाला परसेंट है, समझ आ रहा है यहां तक, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट
दिस इज द पॉइंट जहां पर हमारा जो ये हुक्स लॉ वाली जो स्ट्रेट लाइन है इससे जो डेविएशन आ रहा है, ठीक है, दैट इज 0.2%। यहां तक समझ आएगा। सो दिस इज, इन दिस केस दिस इज द प्रूफ स्ट्रेस। हम इसे यील्ड पॉइंट मान लेंगे, हम इसे, दिस इज अवर यील्ड पॉइंट, दिस इज अवर यील्ड स्ट्रेस, दिस इज अवर प्रूफ स्ट्रेस, ठीक है। तो हम इसे यील्ड पॉइंट मान लेंगे। हम ये मान लेंगे कि इससे पहले का जो डिफॉर्मेशन है दैट इज इलास्टिक इन नेचर, वो मतलब रिकवर कर जाएगा, और उसके बाद का जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा दैट इज प्लास्टिक इन नेचर। समझ आ रहे हैं यहां तक? क्लियर हो रही है ये चीज? ठीक है भाई, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार ये वाला टॉपिक। इससे एसोसिएटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, आइए अब यहां तक पहुंचे तो एक आपको और बताता हूं, ठीक है। इसके क्वेश्चंस मतलब कि अगर हम मतलब डिफॉर्म कर रहे हैं चीज को, ठीक है, तो जब हम लोड को हटाते हैं तब क्या होता है? आपने किसी चीज को परमानेंटली डिफॉर्म कर दिया है, और जब आप लोड को हटाओगे उसके बाद क्या होगा? इट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इससे एसोसिएटेड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स इंटरव्यूज में और एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इंटरव्यूज में भी, एग्जाम्स में भी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि जब आप किसी चीज को परमानेंटली डिफॉर्म कर देते हो, आपने लोड लगा दिया, आपने यील्ड पॉइंट, इलास्टिक लिमिट आपने क्रॉस कर रखी है, तो जो डिफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी दैट विल बी परमानेंट इन नेचर, ठीक है। अब जब आप लोड हटाओगे तो क्या होगा? इससे एसोसिएटेड न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। द बेस्ट थिंग इज कि बुक्स में गलत सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है उस केस में जब लोड को रिमूव करते हो, ठीक है। तो बेसिकली सपोज कीजिए मतलब ये हमने लोड को लगाया, ठीक है, ये स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेन बढ़ रहा है, ठीक है, और इस तरह से लाइक दैट, इस तरह से कर्व यहां पर ये कर्व बन रहा है लाइक दैट। यहां तक आपको समझ आ गया? ठीक है। तो अब बेसिकली सपोज कीजिए नॉर्मल केस में ऐसा बनता है। अब दूसरे केस में आपने क्या किया? सेकंड केस के अंदर, सेकंड केस में आपने क्या किया? आपने जैसे दिस इज स्ट्रेस एंड दिस इज स्ट्रेन, आपने यहां पर ये यहां तक आपने पहुंचे, और उसके बाद आपने फोर्स को धीरे धीरे रिमूव कर दिया, फोर्स को आपने हटा दिया। नाउ द क्वेश्चन इज अब क्या होगा? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां तक आप पहुंचे हो, ठीक है, तो जो डिफॉर्मेशन, जो स्ट्रेन आपको मिल रहा है, डिफॉर्मेशन मतलब जो स्ट्रेन, यहां पर जो स्ट्रेन आपको मिल रहा है, उस स्ट्रेन के दो कंपोनेंट्स हैं भाई, ये ना एग्जाम में आएगा, ठीक है। आपने लोड लगाया किसी कंपोनेंट के ऊपर, आपने स्ट्रेस पैदा किया, ठीक है, आपने स्ट्रेन प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब वो लोड आपने क्या है, वो यहां पर पहुंच के आपने लोड को हटा दिया। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या होगा? ठीक है, क्या होगा कि इस स्ट्रेन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है इलास्टिक स्ट्रेन और एक है प्लास्टिक स्ट्रेन, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस स्ट्रेन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है इलास्टिक स्ट्रेन, एक है प्लास्टिक स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन के दो हिस्से हैं, दो पार्ट्स हैं, एक है इलास्टिक वाला स्ट्रेन और एक है प्लास्टिक वाला स्ट्रेन। जो प्लास्टिक वाला स्ट्रेन है वो तो एज इट इज रह जाएगा, और जो प्लास्टिक वाला है वो तो एज इट इज रह जाएगा, इट विल सर्वाइव, ठीक है। और जो इलास्टिक वाला जो स्ट्रेन है, जो इलास्टिक वाली जो डिफॉर्मेशन है, वो खत्म हो जाएगी। समझ आ रही है चीज आपको? ठीक है, तो इलास्टिक स्ट्रेन खत्म हो जाएगा, प्लास्टिक वाला रह जाएगा, ठीक है। अब कितना इलास्टिक है और कितना प्लास्टिक है ये कैसे पता चलेगा? और ये ग्राफ जो, ये पॉइंट जो है, पॉइंट ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, कौन सा पाथ ये फॉलो करेगा? तो बेसिकली क्या चीज है, क्या आप ये शुरुआत में आपने इस पॉइंट से शुरू किया, ठीक है, आपने लोड लगाया, आपने स्ट्रेस अप्लाई किया, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये आप इस लाइन को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अभी ये कौन सा रीजन है? दिस इज इलास्टिक रीजन, ठीक है। जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होती है उसके अंदर हो आप, उसके अंदर हो, यहां पर कहीं पर होगा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, आप उसके अंदर हो। तो ऐसे केस में स्ट्रेस स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल आएंगे। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, ठीक है। तो ये इक्वेशन चलेगी, द ग्राफ इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है, सो इट इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये मतलब मैं इसे नाम दे रहा हूं
हुक्स लॉ वाली स्ट्रेट लाइन, ठीक है, हुक्स लॉ वाली स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन, ये चीज, ये हमने इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, ये स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, दिस इज हुक्स लॉ वाली स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यहां तक समझ आ गए, ठीक है। तो अब ये इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है इस पॉइंट तक, ये क्या है हमारा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी और आगे गए, क्या आएगा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, कि इसके बाद जो डिफॉर्मेशन करोगे वो वापसी नहीं आएगी, ओरिजिनल स्टेट में वापसी नहीं आएगा, वो डिफॉर्मेशन परमानेंट हो जाएगी, वो परमानेंटली डिफॉर्म कर जाएगा, ठीक है, वो परमानेंटली डिफॉर्म कर जाएगा, मतलब जस्ट लाइक रबर बैंड, आप थोड़ा खींचोगे वो अपने ओरिजिनल शेप में वापसी आ जाएगा, पर आप उसे बहुत ज्यादा खींच दोगे तो वो बाद में जब छोड़ोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो करेगा, पर वो ओरिजिनल शेप में वापसी नहीं आएगा, कुछ डिफॉर्मेशन उसमें परमानेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये पहले आया लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, उसके बाद मतलब ये हमारी हुक्स लॉ वाली लाइन अलग हो गई, ठीक है, एक्चुअल ग्राफ हमारा अलग हो गया, फिर आ गया हमारा लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, फिर आ गया हमारा यील्ड पॉइंट, और उसके बाद फिर ये जो परमानेंट डिफॉर्मेशन चालू है यहां तक। अब यहां पर जाके आपने क्या किया, आपने लोड को रिमूव कर दिया, तो क्या होगा, रबर बैंड को इतना खींच दिया, अब जब छोड़ोगे लोड को तो वो श्रिंक तो करेगा, अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापसी नहीं आएगा, पर वो श्रिंक करेगा, ठीक है। तो वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, इट विल फॉलो अ पाथ पैरेलल टू दिस हुक्स लाइन, ये जो हुक्स लाइन है इसके पैरेलल वो पाथ फॉलो करेगा, मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम रहेगा, ये चीज आपको समझ आ रही है, ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हुक्स लाइन है इसके पैरेलल ये पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। सो व्हाट आई नीड टू डू इज कि मैंने ये जो लाइन ड्रॉ कर रखी है इसके पैरेलल मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, ये चीज, ठीक है। तो ये जो मेरी हुक्स लाइन थी, हुक्स लाइन, इसके पैरेलल मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। दोनों का स्लोप सेम है, जो एंगल ये बना रहा है थीटा, वही एंगल ये बना रहा है थीटा, यहां तक समझ आ गया, यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था, दैट वाज माय स्ट्रेन, टी से मतलब टोटल स्ट्रेन, ठीक है भाई, एग्जाम में आ गई, ठीक है ना। तो यहां पर थे यार, इतना स्ट्रेन आपके पास था, जब आपने रबर बैंड को इतना खींच रखा था, आपने उसे छोड़ा तो वो श्रिंक कर गया, अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापसी नहीं गया, पर श्रिंक करा तो कुछ इलास्टिक डिफॉर्मेशन वो तो रिकवर कर गई, पर कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह गई, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप यहां पर देखें तो ये क्या है, ये पॉइंट जो है ये वापसी आ रहा है, इट फॉलोज अ पाथ, ये एक रास्ता फॉलो करता है विच इज पैरेलल टू अवर हुक्स लाइन, जो हमारी हुक्स लाइन के पैरेलल है, समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। और ये इस पॉइंट तक पहुंच गया, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए, टोटल डिफॉर्मेशन, टोटल स्ट्रेन इतना था, जब आपने लोड को हटाया तो इतना रिकवर कर गया, ठीक है, और इतना रह गया, तो क्लियरली नजर आ रहा है, ये कौन सा है, दिस इज अवर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ये वो परमानेंट डिफॉर्मेशन है जो आ चुकी है, ठीक है। एंड दिस डिफॉर्मेशन इट वाज इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ये वो डिफॉर्मेशन है जो डिफॉर्मेशन कवर हो चुकी है, समझ आ रहा है यहां तक, ये चीज आपको क्लियर हो रही है, हाँ जी आपसे पूछ रहा हूं, समझ आ रही है ये चीज, ठीक है। तो यहां तक लोड किया था, ठीक है, जैसे लोड को रिमूव किया, ये इसी हुक्स लाइन के पैरेलल पाथ पे सेम उसी स्लोप, दिस इज एंगल थीटा, ठीक है, सेम उसी स्लोप वाली लाइन के थ्रू वापसी आ गया और यहां तक पहुंच गया, ठीक है। पूरा रिकवर नहीं कर पाया, कुछ डिफॉर्मेशन, कुछ स्ट्रेन उसमें हमेशा के लिए रह गया है, and that is called elastic strain, that is called plastic strain, this is the permanent deformation, this is plastic permanent strain जो रह गया, ठीक है। और ये जो यहां से लेकर यहां तक का जो स्ट्रेन था, that was elastic strain, जो हम रिकवर कर चुके हैं, समझ आ रहा है भाई। इसके क्वेश्चन ना एग्जाम में आए भी हैं और आगे भी आएंगे, बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, समझ आ रहा है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे, ठीक है, कि मतलब ये स्ट्रेन कितना है, ये वाला इलास्टिक स्ट्रेन कितना है, या एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया कि आपने मतलब लोडिंग करी, आपने इतना स्ट्रेन तक पहुंचा दिया,
आपने इतना स्ट्रेन पहुंचा दिया, ठीक है। अब आप बताओ भी मतलब भी कितना मतलब कितना इलास्टिक स्ट्रेन है और कितना प्लास्टिक स्ट्रेन है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था, मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज है, ये स्ट्रेस वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। दिस स्ट्रेस वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें स्ट्रेन कितना मिल रहा है एक्चुअली वो भी दे रखा है, टोटल स्ट्रेन वो भी दे रखा है, ठीक है। अब जब जब आप इस स्ट्रेस को डिवाइड करोगे यंग्स मॉडुलस से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से, तो हमें हमारा इलास्टिक स्ट्रेन पता लग जाएगा। समझ आ रहे हैं यहां तक आपको चीज समझ आ रही है, ठीक है। तो जब आप बेसिकली क्या चीज है क्या कि जब आप, मैंने कहा कि यहां से ये स्ट्रेट इसी लाइन से वापसी आ रहा है, ठीक है। ये चीज ये देख रहे हो, जैसे ये है ये, ठीक है। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे स्ट्रेन और स्ट्रेस की वैल्यू, स्ट्रेस कह रहा हूं सेम, ठीक है। तो ये इस पॉइंट को वापसी कर रहे हैं, वापसी फॉलो कर रहे हैं। ये चीज समझ आ रही है, क्लियर हो रही है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, आपको कि ये लेंथ ये वाली कितनी है, ठीक है। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, क्या कि स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या आ गया, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेन जो निकल के आ रहा है, ये जो स्ट्रेन निकल के आ रहा है, दिस इज द इलास्टिक पार्ट। ये कौन सा है, इलास्टिक वाला। यहां तक समझ आ रहा है, ये कौन सा है, इलास्टिक वाला, ठीक है। अब टोटल स्ट्रेन हमें क्वेश्चन में दे रखा है, टोटल स्ट्रेन कितना है, उसमें से हम अपना इलास्टिक वाला स्ट्रेन अगर माइनस कर लेंगे तो हमें क्या बचेगा, प्लास्टिक वाला स्ट्रेन। कि प्लास्टिक वाला स्ट्रेन कितना है, दिस इज द परमानेंट स्ट्रेन जो रह गया है हमेशा के लिए। इससे एसोसिएटेड क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम के अंदर, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आपको और बेटर वे में समझ आएगा। ये चीज आप क्लियर हो रही है, ठीक है। तो यहां तक समझ आ रहा है, ठीक है। जस्ट लाइक बिल्कुल जैसे इस कर्व में था वैसे ही इस सेम उसी कर्व में दोनों का स्लोप सेम है, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस कर्व का ओरिजिन यहां पर है, ठीक है। समझ आ रहा है। पर यहां पर इस वाले के अंदर अगर आपको मन में सोचना हो तो आप ओरिजिन यहां नाप सकते हो, यहां पर आप मान सकते हो अपने मन के अंदर, ठीक है। ये निकालने के लिए आपको स्ट्रेस दे रखा है, आपको यंग्स मॉडुलस मालूम है, ठीक है। सो जस्ट फाइंड आउट द इलास्टिक स्ट्रेन। टोटल स्ट्रेन में से माइनस कर दो तो प्लास्टिक वाला स्ट्रेन आ जाएगा। बेटर वे में समझ आएगा जब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे तो। क्लियर हो रहे हैं यहां तक, आपको चीज समझ आ रही, ठीक है। तो हमने बात करी इलास्टिक स्ट्रेन और प्लास्टिक स्ट्रेन के बारे में, ठीक है। अब यहां पर ना वैसे एक और भी बहुत जबरदस्त फिनोमिना आपको मतलब नजर आएगा, बहुत जबरदस्त, ठीक है। बहुत ज्यादा अल्टीमेट चीज है जो इसके अंदर नजर आती है, वो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में या इंटरव्यूज के अंदर पूछ ली जाती है, वो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में इंटरव्यूज में पूछ ली जाती है वो चीज भी, ठीक है। तो अभी भी हमने क्या कहा कि ये मतलब हम जा रहे थे ये इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा वो हुक्स लॉ वाली लाइन थी, दिस वाज अवर हुक्स लॉ लाइन, ठीक है। यहां पर है स्ट्रेस, यहां पर है स्ट्रेन, ठीक है। नाउ सपोज कीजिए मतलब इनिशियली मतलब ये यहां तक इस पॉइंट तक ये सेम थे, उसके बाद ये अलग हो गए, ठीक है। अब यहां से जाके मैंने अब सपोज कीजिए यहां से मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर यहां पे जाके अगर हमने लोड को हटा दिया तो क्या होगा, नाउ यू नो कि क्या होगा। मतलब ये पॉइंट जो है ये वापसी आएगा, लोड को हटा दिया तो जो स्ट्रेस वैल्यू है वो डिक्रीज करके 0 हो जाएगी, तो ये पॉइंट वापसी आएगा, कौन सा पाथ फॉलो करेगा, हुक्स लॉ वाली जो लाइन है उसके पैरेलल पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। तो उसके पैरेलल ये पाथ फॉलो करके यहां पर पहुंच गया। अब इसके लिए डिफॉर्मेशन परमानेंट आ चुकी है, दिस इज द परमानेंट स्ट्रेन। ये परमानेंट स्ट्रेन नहीं, हमेशा के लिए आ चुका है। रबड़ बैंड था, थोड़ा खींचा छोड़ा वापसी आ गया, ज्यादा खींचा छोड़ा तो वापसी तो आया पर पूरी तरह से नहीं आ पाया, कुछ स्ट्रेन उसके अंदर परमानेंटली रह गया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब मैं रबड़ बैंड को फिर से थोड़ा खींच रहा हूं, थोड़ा विद इन लिमिट खींच रहा हूं और छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो आप फिर से जब खींचोगे तो फिर से आप स्ट्रेन अप्लाई करोगे, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, लोड हटाओगे फिर वापसी आ जाएगा, और खींचोगे और लोड लगाओगे, ठीक है, और लोड लगाओगे, ठीक है, फिर छोड़ दोगे फिर वो वापसी आ जाएगा। समझ आ रही चीज। फिर से रबड़ बैंड को थोड़ा और खींचोगे, ठीक है, और लोड लगाओगे,
इस बार मैंने यहां तक इस पॉइंट तक लगा दिया, इस पॉइंट तक मैंने लगा दिया, यहां तक मैंने खींच के रबर बैंड को, ठीक है, यह इस पॉइंट पे पहुंचा दिया। अब बताओ जब छोड़ोगे तो क्या होगा? यू नो वो वापसी कैसे आएगा? हुक्स लॉ वाली लाइन के पैरेलल ही वो वापसी आएगा, ठीक है। मतलब वो फिर से इसी पॉइंट पे वापसी आ जाएगा जहां से उसने दूसरी बार शुरू किया था। ये चीज समझ आया? तुमने कुछ ऑब्जर्व किया? एक बड़ी जबरदस्त चीज, बहुत जबरदस्त चीज क्या? कि यील्ड पॉइंट की यील्ड स्ट्रेंथ जो है मटेरियल की वो इंक्रीज कर चुकी है। तुमने कुछ ये चीज ऑब्जर्व करी, ठीक है। मैंने तुम्हें क्या बोला था कि यील्ड स्ट्रेंथ, इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, मतलब प्रैक्टिकली कह रहा हूं, प्रैक्टिकली इंटरव्यू मत बोल रहा यार प्लीज, एक ही चीज है ये, ठीक है, एक ही पॉइंट है, इनकी वैल्यूज जो है बहुत आसपास है, इनके नाम भी हम मतलब डेली लाइफ, इंजीनियरिंग लाइफ के अंदर हम इनके नाम भी इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, ठीक है। इंटरव्यू में किसी ने नंबर काटना तो वो काट लेगा, पर वैसे हम इनके नाम भी इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। तो मैंने तुम्हें कहा था कि मतलब यील्ड जो पॉइंट है, मतलब ये एक तरह से बैरियर है, एक बॉर्डर है, ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बीच में। पहले कह रहा हूं, पहले इसका जो यील्ड स्ट्रेंथ था, सपोज करो वो ये वाला पॉइंट था, पहले इसकी यील्ड स्ट्रेंथ क्या थी? पहले यील्ड स्ट्रेंथ ये वाला पॉइंट था। अगर तुमने इस पॉइंट को क्रॉस कर लिया, उसके बाद जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी दैट विल बी परमानेंट इन नेचर। अगर तुमने यील्ड स्ट्रेंथ को क्रॉस कर लिया और फिर अगर तुम वापसी आए तो तुम उस ओरिजिनल स्टेट में वापसी नहीं आ पाओगे। पहले इसका यील्ड स्ट्रेंथ ये था, ठीक है, पर एक बार जब तुमने इसको डिफॉर्म कर दिया, यहां तक पहुंचा दिया, यहां तक पहुंचा दिया, ठीक है, और जब तुमने लोड को रिलीज करा तो वो अब यहां पर आ गया। नाउ दिस इज द न्यू ओरिजिन, ये नया ओरिजिन है, ये दिस इज द न्यू ओरिजिन, ठीक है, नया ओरिजिन है, ठीक है। अब यहां से अगर तुम वो रबर बैंड किसी सेकेंड पर्सन को देते हो, तुमने अपने किसी फ्रेंड को दिया, और अब जब वो उसे खींचेगा, यहां तक खींचा, वापसी इसी स्टेट पे आ गया, फिर और खींचा, वापसी इसी स्टेट पे आ गया, और खींचा, वापसी इसी स्टेट पे आ गया, यहां तक खींच दिया, वापसी इसी स्टेट पे आ गया। डोंट यू फील कि नाउ ये जो पूरी डिफॉर्मेशन है, ये जो यहां से यहां तक की जो पूरी डिफॉर्मेशन है, नाउ दिस इज एन इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तुम इसको यहां से लेकर यहां तक डिफॉर्म कर लो, ये वापसी ओरिजिनल स्टेट में वापसी आ जाएगा। सो द न्यू यील्ड स्ट्रेंथ इट हैज इंक्रीज्ड। तो जो यील्ड स्ट्रेंथ थी वो पहले के कंपैरिजन में अब बढ़ चुकी है। समझ आ रही है ये चीज, ठीक है। अब तुम इसको जब क्रॉस करोगे, जब इसको तुम क्रॉस करोगे, ठीक है, अगर तुमने इसको क्रॉस कर लिया, ठीक है, फिर जब तुम वापसी आओगे तो तुम अपने मतलब नए ओरिजिन पे, जो पिछला ओरिजिन है वहां नहीं आओगे, अब तुम कहीं और पहुंचोगे, अब फिर से उसके अंदर डिफॉर्मेशन कुछ परमानेंट आ जाएगी। खैर इसको तो खैर हमें अब स्टडी करने की जरूरत नहीं है ये चीज। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जब भी तुम किसी मटेरियल को स्ट्रेन करते हो, उसे डिफॉर्म करते हो, उसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। जैसा कि पहले यहां पर यील्ड स्ट्रेंथ ये थी और बाद में फिर यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ के ये हो गई है। अब उसके बाद जब तुम उसके ऊपर वर्क करोगे, तुम जब इतनी स्ट्रेस वैल्यू तक तुम लोड लगाओगे तो डिफॉर्मेशन दे आर गोइंग टू बी इलास्टिक इन नेचर और उसकी वर्कपीस की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज समझ आ रही है, ठीक है। तो मतलब अब तुम्हें पता लग गया कि किस तरह से मतलब जब हम किसी चीज को प्लास्टिकली डिफॉर्म करते हैं तो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है भाई। मतलब मैं जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेटल फॉर्मिंग में दिक्कत आती है, ठीक है, बट इट्स बिकॉज कि मतलब हमें बेसिक कंसेप्ट्स में थोड़ी दिक्कत है, तो इसलिए मतलब मैं भी चाहता तो आपको सीधा रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, ड्राइंग सीधा वहीं से शुरू कर लेता, फॉर्मूले सारे आपको बताया देता, ठीक है। पर मुझे लगा कि अगर आपको थोड़ा सा एक बेसिक पता लग जाएगा ना तो आपके लिए मतलब मेटल फॉर्मिंग को हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा और आपको चीजें समझ भी आएंगी और मजा भी आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसको मैं बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक बार ये पढ़ लिया आपने तो बाकी का मेटल फॉर्मिंग आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा, आपको चीजों को रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यहां तक समझ आ गया, ठीक है, ओके।
अब आइए, जब यहां तक हमने बात कर ली तो थोड़ी सी हम डक्टिलिटी के बारे में बात करते हैं। डक्टिलिटी, ठीक है। अब कोई चीज है वो कम डक्टाइल है, कोई चीज ज्यादा डक्टाइल है। डक्टिलिटी क्या होता है? बेसिकली दिस इज द डिफॉर्मेशन, ठीक है, बिफोर फ्रैक्चर, बिफोर फेलियर, ठीक है। कि कोई चीज है अगर वो ज्यादा डक्टाइल है, इसका मतलब कि वो फेल होने से पहले ज्यादा डिफॉर्म कर सकती है। कोई चीज अगर कम डक्टाइल है तो फेल होने से पहले कम डिफॉर्म करेगी, मतलब आपने लोड लगाया वो थोड़ी डिफॉर्म कर रही है और टूट जाएगी, ठीक है। और एक दूसरी चीज है जो ज्यादा डक्टाइल है, मतलब आप उसके ऊपर लोड लगा रहे हो, वो डिफॉर्म करती जा रही है पर वो टूट नहीं रही, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा बेहतरीन एग्जाम्पल है च्युइंगम। च्युइंगम, ठीक है, च्युइंगम, हम च्युइंगम खाते हैं, ठीक है। तो च्युइंगम को अगर आप खींच रहे हो तो वो ऐसे नहीं उसके दो टुकड़े हो जाएंगे, वो खिंचती चली जाएगी, ठीक है। मतलब दैट्स व्हाट वी कॉल डक्टिलिटी, ठीक है। बेसिकली आप किसी स्पेसिमेन को खींच रहे हो तो उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर नेकिंग होनी शुरू हो गई है पर वो टूट नहीं रहा है। च्युइंगम के अंदर भी यही होता है, आप उसको खींच रहे हो तो उसके अंदर नेकिंग होनी शुरू हो जाएगी, वो थिन होनी शुरू हो जाएगी पर वो टूटेगी नहीं। दैट्स डक्टिलिटी, मतलब वो काफी देर में जाके टूटेगी। इसका कंपैरिजन अगर आप करें चौक के साथ, चौक वो ब्लैक बोर्ड होता है ना, आजकल तो ग्रीन बोर्ड आते हैं। अब तो ग्रीन बोर्ड का तो खैर बोर्ड्स का तो टाइम ही चला गया है, ठीक है। तो जैसे पहले ब्लैक बोर्ड होता था स्कूल के अंदर या ग्रीन बोर्ड होता था स्कूल्स के अंदर, ठीक है। तो उसमें वो जो चौक है, चौक अगर आप उसे खींचोगे तो वो डिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। आप उसे खींच रहे हो, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा, अचानक से वो टूट जाएगा, ठीक है। टूट गया, उसके दो टुकड़े हो गए, ठीक है। तो बेसिकली वो जो चौक है वो डक्टाइल है ही नहीं, उसकी डक्टिलिटी जीरो है, ठीक है। वो डिफॉर्म हो ही नहीं रहा, सीधा टूट रहा है। और जो च्युइंगम है आप उसको खींची जा रहे हो, डिफॉर्म हो ही जा रही है पर टूट नहीं रही, उसकी डक्टिलिटी बहुत ज्यादा है। सिमिलर इज विद जब बचपन में हम क्ले से खेलते थे, क्ले, तो क्ले को जब आप खींचोगे तो मतलब वो एकदम से टूटेगी नहीं, वो पहले डिफॉर्म होगी। तो जितना ज्यादा डिफॉर्म हो रही है इट मींस डक्टिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो खैर ये तो हमने महसूस करने की कोशिश की है। द थिंग इज कि डक्टिलिटी को नाप कैसे सकते हैं, तो उसको नापने का मतलब इसको रिप्रेजेंट करने का दो तरीका, या तो आप एलोंगेशन की वे में कर सकते हो या क्रॉस सेक्शन एरिया की वे में कर सकते हो। मतलब द थिंग इज जब आप खींच रहे हो तो क्या हो रहा है कि एलोंगेशन हो रही है, लेंथ इंक्रीज कर रही है, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो डिक्रीज कर रहा है। यहां तक समझ आ रहा है, ठीक है। तो डक्टिलिटी को नापने का क्या तरीका है? एलोंगेशन की अगर हम बात करें तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, या अगर चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब डक्टिलिटी जो है ये परसेंटेज में दी जाती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो स्पेसिमेन है हमारा उसपे आपने एक लेंथ आपने मार्क कर ली। दिस इज सपोज 5 सेंटीमीटर्स, 50 आपने मार्क कर लिया। उसके बाद आप उसे खींच रहे हो, तो खींचते रहोगे, फाइनली वो टूट जाएगा, एक बार वो आके टूट जाएगा, ठीक है। तो जब वो टूट जाएगा तो दो हिस्से हो गए, ठीक है। अब आप उसे लगा के देखोगे, टच करके देखोगे कि मतलब अब उसकी लेंथ कितनी हो गई है, फाइनली उसकी लेंथ कितनी हो गई है, ठीक है। सो दैट्स फाइनल लेंथ। इनिशियल लेंथ कितनी थी? 5 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 100, सो इट गिव्स यू डक्टिलिटी इन परसेंटेज। यहां पर हमने प्रयोग किया है लेंथ का, वर्कपीस की लेंथ का, एलोंगेशन का, डक्टिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। एक और भी तरीका है एंड दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जब आप खींच रहे हो तो क्या है, तो नेकिंग हो रही है, नेकिंग में क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज करता है। इनिशियल एरिया ज्यादा था, पूरे वर्कपीस का यूनिफॉर्म था, फाइनल एरिया में क्या है, नेकिंग की वजह से डिक्रीज कर गया, ठीक है। सो इट इज इनिशियल एरिया माइनस फाइनल क्रॉस सेक्शन एरिया नेक का, जहां से वो टूट गया है, जहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे कम हो गया, डिवाइडेड बाय इनिशियल एरिया मल्टीप्लाइड बाय 100। ये भी परसेंटेज में आपको आंसर देगा, ठीक है। सो इससे, इस फॉर्मूले की मदद से भी हम डक्टिलिटी को डिस्क्राइब करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर हमने जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है नेक पे, हमने उसका प्रयोग किया है। इनिशियल एरिया ज्यादा था, फाइनल एरिया नेक पे कम है, ठीक है। तो उसकी मदद से हमने डक्टिलिटी को डिस्क्राइब किया है। समझ आ रहा है यहां तक? क्लियर हो रहा है यहां तक, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमने बात करी इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन की। यकीन मानिए पूरा मेटल फॉर्मिंग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मतलब बहुत सारी बुक्स हैं और मजे की बात है कि सभी बुक्स के अंदर मेटल फॉर्मिंग अलग अलग वे में समझा रखा है, ठीक है। आप घोष एंड मलिक जी की बुक पढ़ते हो, रियली वेरी गुड बुक, उसमें अलग दे रखा है। पीसी शर्मा जी की किताब है एस चांद पब्लिकेशंस की, उसमें मेटल फॉर्मिंग अलग दे रखा है, ठीक है।
कल्पक जैन एंड स्किमिट जी की बुक है, ठीक है, उसके अंदर मेटल फॉर्मिंग अलग दे रखा है, पीएन राव ने अलग दे रखा है, इवन फॉर्मूले भी अलग दे रखे हैं, चीज़ों को अप्रोच कैसे करना वो भी अलग दे रखा है, ठीक है। तो मतलब स्टूडेंट के लिए, मतलब पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर यही एक ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग उससे मे भी शायद लग सकता है, क्योंकि अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग फॉर्मूले, अलग अलग थ्योरी, अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं, अलग अलग डिस्क्रिप्शन वगैरह भी अलग अलग दे रखा है, ठीक है। पर मतलब जो आपको चाहिए एग्जाम के लिए वो मैं सारा आपको करवा दूंगा, बिल्कुल भी वरी मत करना, ठीक है ना। तो ये फ्रेंड्स हमने बात करी इंजीनियरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन की। अभी तो ये तो कुछ भी नहीं, अभी जो अगला जो सेशन है वो इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी मेटल फॉर्मिंग के अंदर हम ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं। मतलब मैंने आपको कंप्लीट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ाया, हमने ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन की हमने कभी भी कोई भी बात नहीं करी, हम हमेशा इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन की बात करते थे। व्हेन इट कम्स टू मेटल फॉर्मिंग हम हमेशा बात करते हैं ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन की, ठीक है। तो वो क्या चीज़ है और उसके ग्राफ्स कैसे हैं और उनके बीच में क्या रिलेशंस वगैरह हैं, वो सारा कुछ मैं आपको कराऊंगा अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड फ्रेंड्स विश यू ऑल द बेस्ट।